हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में अपन कैसे 350 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इस साल जो बायो का एग्ज़ाम हुआ था, मोस्टली बच्चे इस बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, प्रिपरेशन में कुछ चेंज करना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट पेपर आ गया था, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलो अपन आज उसी पे एक सबसे पहले अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी एटलीस्ट उस एनसीईआरटी को आप 4 से 5 बार आप उस टॉपिक को कम से कम पढ़ लो। मिनिमम आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक को 4 से 5 बार आप पढ़ो, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस करना। अब उसके क्वेश्चंस लगाना, भले ही आपके पास अगर मॉड्यूल है तो आप मॉड्यूल से लगा सकते हो क्वेश्चंस, या आपके पास कोई बुक है तो आप उस बुक से क्वेश्चंस लगा सकते हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने क्वेश्चंस पहले लगा दिए, आपने कोई टॉपिक बस एक ही बार पढ़ा है, आपने लेक्चर अटेंड किया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा हो गया, और आपने उसी समय फिर आपने क्वेश्चंस लगा लिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस आपने करी नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा, क्वेश्चंस जो है ना उसकी क्या है, हर क्वेश्चन की डिग्निटी होती है। वो चाहता है आपसे कि आप उस पर्टिकुलर लॉजिक में जाओ, वहाँ से आंसर लेके आओ, और आपसे वो गलत हो गया, आपने आंसर की में जाके चेक कर लिया, फिर आपने बोला कि अच्छा हाँ ये लॉजिक हो सकता था, तो वो क्या होगा, वो चला जाएगा क्वेश्चन। मतलब फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस बहुत रेयरली मिलते हैं। तो मेरा मानना है सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी की उस पर्टिकुलर टॉपिक को या चैप्टर को एटलीस्ट 4 से 5 बार आप पढ़ो, अच्छे से उसको पढ़ो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर उसमें कोई डायग्राम आता है तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करो, ग्राफ आता है ग्राफ की प्रैक्टिस करो। आपका खुद का भी कुछ एक कंक्लूजन होना चाहिए। आप उसके बाद में जाके अगर उसमें कोई डेटा आता है, मान लीजिए कि उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर डेटा लिखा हुआ है, कोई ईयर लिखा हुआ है, कोई न्यूमेरिकल डेटा लिखा है, उसको अलग से निकाल के आप रख दीजिए। तो जितनी आप मेहनत करोगे उस टॉपिक पे, वो टॉपिक आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद ही आप जाके क्वेश्चंस लगाना। अगर आप पहले क्वेश्चंस लगा लोगे उसके, तो होगा क्या बेटा, क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा वो आपका। भले आप मॉडल सॉल्व कर रहे हो, बुक्स मार्केट में जो भी आपको अच्छी लग रही है अवेलेबल है, वो बुक सॉल्व कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, जो आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप जब आप खुद वहाँ पे अपने एआर क्रिएट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि हाँ पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे कि हाँ ये यहाँ से एक एआर बन सकता है, तो आप वो वहाँ पे जाके आप मार्क कर दो कि यार ये एक पर्टिकुलर एआर है। क्योंकि मोस्टली एआर जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं, हमको पता है सिलेबस में से आते हैं, तो आप एनसीईआरटी में ही एआर मार्क कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक प्रैक्टिस चलती रहेगी, आपको पता रहेगा कि हाँ ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये टॉपिक से ये एआर आ सकता है। तो रिविजन के समय आपको उसमें हेल्प होगा बहुत ज़्यादा। दूसरा, इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस बार एक क्वेश्चन जैसे कि आ गया था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आ गया था इकोलॉजी में, कि फादर ऑफ इकोलॉजी जो है इंडिया में वो कौन है, तो रामदेव मिश्रा। तो बच्चे कह रहे थे कि इस थ्योरी का पार्ट तो है नहीं है, तो क्या हम लोग इंट्रोडक्शन वाला यूनिट जब स्टार्ट होती है तो जो साइंटिस्ट के नाम आते हैं, तो क्या हम सारे साइंटिस्ट के नाम याद करें, या फिर उनका पूरा जो हिस्ट्री है, कब पैदा हुए थे वो, कब उन्होंने कहाँ पे पीएचडी किया, उन्होंने कौन कौन सी डिग्री ली, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, क्या ये सब भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या? तो देखो मेरा ये मानना है कि ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग इकोलॉजी पढ़ाते हैं, और हम लोग ने हमेशा बताया है मतलब कि फादर ऑफ इकोलॉजी है जो इंडिया में किसको मानते हैं हम लोग, वो रामदेव मिश्रा जी को मानते हैं। ये हम लोग शुरुआत से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। ये तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और ये एक अच्छा टॉपिक था, ये पढ़ते भी है हम लोग, आता भी है क्वेश्चन इससे। तो आपको हर साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट के नाम बिल्कुल सारे याद करिए कि हर स्टार्टिंग में कौन कौन से साइंटिस्ट है, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस में, बाकी उनका बर्थ कब हुआ, उन्होंने किस साल कौन सी डिग्री ली, ये सब आप, मेरे को नहीं लगता ये रेलिवेंट है, और ये सब कहीं पूछेंगे भी नीट के एग्जाम के अंदर। तो इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्फांसो कॉर्टे करके जो साइंटिस्ट है ह्यूमन फिजियो में, उनका बेसिक किया, उन्होंने काय पे स्टडी किया, उन्होंने कॉटी ऑर्गन ऑफ कॉटी डिस्कवर किए थे, बस इतना सफिशियंट है। ना कि ये याद करना कि वो फ्रांस के थे, उन्होंने उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से ये वाला एग्जाम पास किया था, ये सब नहीं करना है याद। आपने बस उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था साइंस के अंदर, ये याद करना है। फॉर एग्जाम्पल आप याद करिए, जीएन रामाचंद्रन का क्वेश्चन आया था एक बार कि जीएन रामाचंद्रन, वो भी हम जानते हैं सेल जो चैप्टर है वहाँ पे उनका नाम आता है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। तो जो भी साइंटिस्ट है, आप आखिरी में एक लिस्ट बनाइए, टोटल 10 साइंटिस्ट निकल के आएंगे उसमें, और उनका नाम और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस वो आप लिख लीजिए। उसको 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे तो मान के चलिए वो टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इस साल एक क्वेश्चन आप जानते हैं कि एक जब यूनिट स्टार्ट होती है तो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है, जहां से इस बार एक क्वेश्चन आया था रिडक्शन बायोलॉजी का। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि हाँ नहीं पढ़ते वो वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं पढ़ते हैं। बच्चे इस बार बोल रहे हैं कि सर हम सारे इंट्रोडक्शन पढ़ ले, सबको अलग से लिस्ट अप कर ले। अगेन मैंने आपको बोला
कि उसके अंदर कोई आपको अगर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि हाँ ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप सिर्फ उसी को नोट करिए इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा आप इंट्रोडक्शन याद कर रहे हो। रही बात समरी की, देखो जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग, मैंने आपको बता रखा है समरी एक बार जरूर पढ़ा करो, क्योंकि समरी में ना कुछ एक ऐसी पॉइंट निकल के आ जाता है, मतलब कि जो एक नया इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब बॉडी फ्लूइड पढ़ते हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम लिखा हुआ है, पर समरी में उसको बीट वॉल्यूम भी लिखा हुआ है। तो एकदम से मान लो कि बीट वॉल्यूम में जाए तो आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो समरी भी आप पढ़िए, समरी में आपको कोई लग रहा है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको मार्क कर सकते हो, उसको आप मार्क कर दोगे तो फायदा ही रहेगा कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ मैंने पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, और कॉन्फिडेंस ही आएगा आपको कि हाँ मैंने इस टॉपिक पे इतनी मेहनत करी है, तो कहीं ना कहीं मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, भले ही कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए। रही बात, देखो इस बार वेटेज हम जानते नहीं सही रहा था, मतलब 11th में टोटल अगर आप देखोगे तो जो चैप्टर 19 चैप्टर है, बाकी इनसे कुछ कितने 40 क्वेश्चन ही आए थे 11th से, 19 चैप्टर थे। देखिए 12th में हम जानते हैं 13 चैप्टर है, उससे तकरीबन 50 क्वेश्चंस आए थे। तो ये 11th के चैप्टर से, ये 12th के चैप्टर से। बच्चे डाउट लेके आए थे मेरे पास कि सर 11th से सिलेबस कम आता है, तो क्या 11th में चैप्टर स्किप कर दे हम लोग क्या, या फिर जिनसे इस साल क्वेश्चंस नहीं आए, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन फिजियो से इस बार बोल रहे हैं कि 3-4 क्वेश्चन ही आए बस, जबकि इसमें आप देखोगे टोटल 6 यूनिट है इसके अंदर। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या करें, इसमें से नहीं पढ़े, इसको स्किप कर दे। तो देखो मेरा ये मानना है कि आप MBBS की तैयारी कर रहे हो, कोई चीज़ आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। ये इस बार जो हुआ वो ठीक है, हमको पता है क्वेश्चंस कैसे आए थे, बाकी पेपर डिफिकल्ट आया था, मॉडरेट आया था, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, अच्छा पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर था। बट आप अभी से अपना ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन मत बनाओ कि यार इससे कम क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम ना पढ़े, कम कर दें, क्योंकि ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है ना हमारे पास NTA का कि यार इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आने हैं, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आने हैं। वो जो भी आता है वो रैंडम आना है, जो भी आना है। नहीं पता, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर MBI से क्वेश्चंस कम आ जाए, ह्यूमन फिजियो से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% ही रहेगी, या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा। तो पहले से अगर हम आप ऑब्जर्वेशन लगा लो कि इतने साल से न्यूरल कंट्रोल से क्वेश्चन नहीं आ रहे सर 3 साल से, क्योंकि पढ़ना छोड़ दे इसको, तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसमें ये अप्रोच होना वैसे भी गलत ही है कि आप कोई पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ दो। मैं तो मानता हूँ आप सारे चैप्टर, जितने भी हमारे 32 चैप्टर है 11th-12th मिला के, आप उन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिनिमम हर चैप्टर के आप 400-500 क्वेश्चंस लगाओ। सारे क्वेश्चंस अभी भी आपको कह रहा हूँ मैं, टेस्ट के फॉर्म में लगाया करो। कोई भी क्वेश्चंस आप ऐसे मत लगा लिया करो कि बस आपने देखा हाँ मेरा आंसर ये आया, पीछे जाके चेक किया कि नहीं आंसर सही तो ये था, होगा क्या उस क्वेश्चन का, इसकी जो क्वालिटी है क्वेश्चंस की वो खत्म हो जाएगी। आप उस क्वेश्चन को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लगाओगे ना, तो उससे जो चीज़ निकल के आएगी आपको भी याद रहेगा और कहीं ना कहीं आपका इंप्रूवमेंट ही होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से, याद रखना, डेटा याद भी होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से NCERT की प्रैक्टिस भी होती है। आप सिर्फ NCERT लेके सामने बैठे हो, पढ़े जा रहे हो ना, तो आपको कोई चीज़ याद होगी, बस आप देख रहे हो उस चीज़ को। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी अच्छे नोट्स बनाते हैं, आप भी नोट्स बनाइए बिल्कुल। आप नोट्स बनाओगे, आप मेहनत करोगे तो वो टॉपिक आपको वैसे भी याद रहेगा। आप NCERT के अंदर, मैं आप बच्चों को बोलता हूँ कि आप NCERT ऐसे की बुक है हमारे पास, ये आप इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ऐसे बच्चों ने ये NCERT हाईलाइट करके रखते हैं, ये अलग अलग कलर से बच्चे NCERT की बुक हाईलाइट करते हैं। देखो एक बच्चे ने मेरे को बताया था कि सर मेरा हाईलाइट करने का तरीका क्या है कि मेरे को जो PYQ आता है तो मैं उसको गोल्डन पिंक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, और जो टॉपिक मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई चीज़ आ सकती है, तो मैं उसको इस पर्टिकुलर ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखो बच्चे ने पूरी बुक हाईलाइट कर रखी है, इसने बीच बीच में स्टिकी नोट्स भी लगा रखे हैं। अब देखो यहाँ पे जो उसने स्टिकी नोट्स लगाए हैं ना, ये पर्टिकुलर ये उस PYQ की है जो बहुत पहले आते थे, मतलब आउट ऑफ NCERT है। तो उसने स्टिकी नोट्स काहे के लगाए कि इस टॉपिक से कभी आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन आया है, तो उसने उसका स्टिकी नोट्स लगा रखा है। जैसे कि अगर हम देखें कि भैया आपने इस बार कैंसर वाला एक जगह से क्वेश्चन आया था, आपको लग रहा है कि इसका ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, तो आप उसका स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। तो आप NCERT के साथ ही आप मेहनत करो, NCERT बुक में आप मार्क करते हो चलो, जहाँ आपको लग रहा है कि ये AR वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप अजर्शन रीजन लग रहा है आपको, तो आप AR लिख दो। एक नया मैं आपको अप्रोच बताता हूँ जिससे आपको और हेल्प मिलेगा। जब भी आप NCERT रीड करो ना, और जब आपको इस टाइप के टॉपिक कुछ मिले, कहीं आपको सम लिखा हुआ मिले या ऑल लिखा हुआ मिले, फ्यू, जब इस टाइप के वर्ड आपको मिले ना, तो आप इनको मार्क आउट कर दो, ताकि जब भी आप ये स्टेटमेंट आपके पास, इस प्रकार का स्टेटमेंट कभी आए आपके पास,
तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सम आएगा कि ऑल आएगा कि फ्यू आएगा। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ अगर डॉर्सली प्लेस्ड है या कोई चीज़ वेंट्रली प्लेस्ड है, कोई चीज़ एंटीरियर है, तो इनको आप मार्क करके चलो। कोई चीज़ पोस्टीरियर है, इनकी लोकेशन, तो इनको भी आप मार्क करते हो चलो, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा टॉपिक आप जो है कवर कर लोगे। आप एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से जब पढ़ लोगे ना, तो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एनसीईआरटी आपको 4 से 5 बार पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं 400 से 500, फिर आपको अगले चैप्टर पे शिफ्ट करना है, उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसे करते 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 आप अगर आप जाओगे तो आपका पूरे 32 चैप्टर आपके अच्छे से हो जाएंगे, और आप मान के चलिए निश्चिंत ही आपके 350 नंबर आपके आराम से आएंगे। जैसे कि देखिए 11th के आपके 19 चैप्टर है टोटल, और हम देखें 12th के, 12th में 13 चैप्टर ही है हमारे पास, बाकी ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप ये तीनों चैप्टर बहुत वेटेज है इनका, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एमबीआई से, फिर प्रिंसिपल से, फिर इवोल्यूशन से। इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, फोकस सब पे बराबर ही करना है आपको, इन पे आपको फोकस करना है अच्छे से। आपको मालूम है कि यार यहाँ से आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। आप सोचो कि मैं एमबीआई छोड़ के चले जाऊँ, तो कैसे छोड़ के चले जाओ? 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन से ऊपर आते हैं एमबीआई से। ये दो ही चैप्टर है आपके पास, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं अच्छे खासे। देख रहे हैं आखिर के 9th 10th यूनिट, ये आपका बायोटेक से आपके कम से कम 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोलॉजी जो है आपका, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल एमबीआई में आप सोच रहे हो कि एमबीआई के 100 क्वेश्चंस लगा लेंगे आपका काम हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 100 क्वेश्चन के अंदर 3 टॉपिक कवर नहीं होंगे इसके आपको मी नहीं करके कम से कम 500-600 क्वेश्चन लगानी है एमबीआई के, तब जाके एमबीआई आपका पूरा हो पाएगा। तो समय लगेगा, आपके पास पूरा समय है अगर आपने प्लान किया है 1 साल तैयारी करने का, और आप चाहते हो कि आपके बायो में 350 नंबर आए। अभी भी आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट करना है। आप कोई भी चैप्टर पढ़े, सबसे पहले आप उस चैप्टर को एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़िए। उसके नोट्स आपने अगर बना रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वापस से नोट्स बनाइए। उसमें आप चैप्टर में प्रैक्टिस करिए, उसके डायग्राम पे प्रैक्टिस करिए, उसमें कोई ग्राफ है उस पर प्रैक्टिस करिए, कोई न्यूमेरिकल डेटा है उसको बाहर निकाल दीजिए। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम आप देखो तो उसमें पूरा एग्जाम्पल से एग्जाम्पल चलते हैं, तो उनको आप बाहर निकाल दीजिए। उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, एक दिन में याद नहीं होंगे वो। आप सोच रहे हो कि एनिमल किंगडम मैंने आज पढ़ लिया, कल क्वेश्चंस लगा लूँ, पॉसिबल ही नहीं, आपके सही हो जाएंगे क्वेश्चंस। मेहनत करनी पड़ेगी उसको, आपको याद करने पड़ेंगे सारे एग्जाम्पल, फिर जाके आप क्वेश्चन लगाना। अगर बिना तैयारी के आप क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपके ना तो नंबर अच्छे आएंगे, आप डिमोटिवेट अलग हो जाना है आपको कि यार नंबर आ नहीं रहे, क्या करें अपन। तो किसी टॉपिक को समय दो, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके उसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आपके आ पाएंगे। अब मोस्टली बच्चों का एक डाउट है कि सर ये कैसे करें, रिवीजन का इशू आता है कि रिवीजन कैसे करें। देखो मेरा ये मानना है कि रिवीजन आपको साथ साथ लेते हुए चलना है। साथ साथ लेते हुए कैसे चलना है कि आप एक दिन निकालिए कि हाँ संडे है ना, आपने अभी आप जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखा होगा, तो मान लीजिए अल्टरनेट संडे को टेस्ट हो रहा है, या फिर तो आपने एक दिन तो आपको निकालना पड़ेगा जिसमें आपको रिवाइज करना है। बायो का रिवीजन देखो ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लो कोई चैप्टर है आपके पास, मान लीजिए सेल लेके चलते हैं अपन, सेल कोई चैप्टर, आपने ये पूरा आपने सेल चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, आपने एटलीस्ट इस चैप्टर को 4 से 5 बार पढ़ लिया, आपने सारे डायग्राम इसके अंदर जो है उन पर स्टडी कर लिया, आपने इसके अंदर जो भी डेटा है, सेल चैप्टर के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, आपने वो अलग कर लिए हैं, इसका न्यूमेरिकल डेटा भी है इस चैप्टर का, राइबोसोम का साइज लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, एक पूरा सेल के अलग अलग माइक्रोमीटर में साइज लिखे हुए, आरबीसी कितना होता है, यूकैरियोटिक सेल कितना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कितना होता है, ईयर लिखे हुए। आपने इस पूरे चैप्टर को एटलीस्ट 4 से 5 बार आपने अच्छे से पढ़ लिया। आपने इसके क्वेश्चंस लगा लीजिए, मान लिया आपने इसके 300 प्लस क्वेश्चन लगा लिए टेस्ट की फॉर्म में, अभी भी आपको कह रहा हूं मैं टेस्ट की फॉर्म में, और अगर चाहो तो अभी भी आप टाइमर लगा सकते हो, इससे अच्छी प्रैक्टिस ही होती है। टाइमर लगा के क्वेश्चंस लगाओगे तो अच्छी प्रैक्टिस ही होती है। आपने एक समय लिया कि मेरे को 40 मिनट के अंदर मेरे को 60 क्वेश्चन सॉल्व करने, 70 क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे टाइमर लगा के आप सॉल्व करोगे। अगर आपने इसको कर लिया और फिर आप अगले चैप्टर पे शिफ्ट हो गए, मान लीजिए आपका अगला चैप्टर है सेल साइकिल, फिर ये बात ध्यान रखना कि आपने जब सेल साइकिल आप पढ़ रहे होगे, ठीक है आपने सेल पढ़ा है, आपको थोड़ा समय हो गया, अगला चैप्टर आ गया आपके पास, मान लीजिए बायोमॉलिक्यूल आ गया, उसके बाद आप बायोमॉलिक्यूल शिफ्ट हो गए, आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, सारा डायग्राम बना के आपने देख लिया, आपने इसके क्वेश्चंस लगा लिए, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यू है,
तो आपने सेल साइकिल पढ़ लिया, अब बायोमोलिक्यूल शिफ्ट हो गए। अब आपने जब संडे मिलना है, आपको जो समय मिलना है, आप कोई भी एक समय निकालिए, उसमें आपको एक बार सेल तो आपको देखना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन सेंस मतलब एक बार आपने, अब देखो आपको इतना समय नहीं लगेगा, आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, आपने इस चैप्टर के ऊपर आपने डायग्राम अलग कर रखे हैं, डेटा अलग कर रखा है, न्यूमेरिकल डेटा अलग कर रखा है, आपने एक बार इन पेजेस को पलटना तो पड़ेगा, एक बार आपको रिविजिट करना पड़ेगा इस चैप्टर को। अगर आप इसको रिविजिट करोगे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में आप चैप्टर रिवाइज कर लोगे ये वाला। जैसे आप बायोमोलिक्यूल के आगे बढ़ोगे तो आपने इसको रिविजिट करना पड़ेगा सेल साइकिल को। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग है ना एक पूरा इकट्ठा कर लेंगे डेटा पूरा। हम लोग मान लो हमारे 12 चैप्टर पूरे हो चुके, 15 चैप्टर पूरे हो गए मान लो आप। हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी पढ़ाई? हमने सेल से स्टार्ट किया था। अभी कितने चैप्टर हो चुके? 15 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने सेल एक ही बार नहीं देगा, जो 15 चैप्टर के बाद आप याद करोगे ना सेल का, तो आपको ऐसा लगेगा मैंने आज तक कभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो जबकि आपने इसके 300 ऊपर क्वेश्चंस लगा रखे हैं, आपने इतनी मेहनत कर रखी है इस चैप्टर के ऊपर, होगा क्या आपके ब्रेन में लेयर के ऊपर सेल के ऊपर आपने सेल साइकिल पढ़ा, बायोमोलिक्यूल पढ़ा, आपने प्लांट फिजियो स्टार्ट कर दिया, आपने ह्यूमन फिजियो पूरा पढ़ लिया, तो आपके जो ब्रेन में 12-15 चैप्टरों की जो लेयर बन गई है ना, उसमें सबसे पहली लेयर इसी चैप्टर की रहेगी। और वो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो मेरे को बिल्कुल भी आता नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आपके 2-3 चैप्टर हो जाए ना, तो आप फर्स्ट वाले चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो, फिर 3-4 चैप्टर आपके वापस हो जाए तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों को वापस रिवाइज कर लो। ऐसे अगर इसको बार बार आप इसको देखते रहोगे तो ये आपका क्या बिल्कुल जीरो कभी भी नहीं होगा और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी भी आपको बोल रहा हूँ मैं, आपको लग रहा होगा कि यार इस पर मैंने कम से कम 8 दिन तक पढ़ाई करी थी, रिविजन करने में 2 दिन लग जाएंगे। नहीं लगेंगे, आपने 8 दिन तक इसको अच्छे से पढ़ाई करी ना, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा ये, क्योंकि आपने इतनी मेहनत कर रखी है। आपको वापस से नोट्स बनाने हैं, आपको बस रिविजिट करना है। अगर आप ये प्लान अपनाओगे तो मेरे को जहाँ तक लगता है आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। 32 चैप्टर है आपके, जल्द से जल्द आपके सब सिलेबस आपका पूरा कर लो आप। मेरा यह मानना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो नीट 2026 के लिए, जनवरी फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। 32 के 32 चैप्टर पूरा